बच्चों, हमने जो आपके लिए पिछला वीडियो भेजा था उसमें हमने देखा कि संसाधन क्या है, संसाधन के दो प्रकार कौन से हैं। तो हमने उसमें पढ़ा कि संसाधन के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन या मानवीय संसाधन। तो जो हम प्राकृतिक संसाधन हमने पढ़ा उसमें हमने ये भी पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधन वे हैं, वे वस्तुएं हैं, वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग मानव प्रकृति से प्राप्त पदार्थों से करता है और उसमें कोई बदलाव किए बगैर उसका इस्तेमाल करता है, उसको हमने प्राकृतिक संसाधन माना। और जो इसका उपयोग मानव काफ़ी बदलाव के बाद करता है उसको हमने मानवकृत संसाधन की श्रेणी में रखा। अब हम इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कितने प्रकार के हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार तो उनको हम कई आधारों पर बांटते हैं। पहला आधार है विकास एवं उपयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। तो हम देखते हैं कि दो प्रकार के इस आधार पर हम संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं या दो प्रकार के मानते हैं। पहला है विकसित और दूसरा है संभाव्य। विकसित संसाधन, संभाव्य संसाधन। जो संसाधन डेवलप्ड हैं, विकसित हैं, यानी जिसका हमें पता है कि ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, उसको विकसित संसाधन के लिए हमने इसका एक नाम रख दिया वास्तविक संसाधन। यानी हम इसको विकसित भी कह सकते हैं, वास्तविक भी कह सकते हैं कि वास्तविक संसाधन। और दूसरा क्या हमने लिखा, संभाव्य संसाधन। तो विकसित संसाधन से तात्पर्य ऐसे संसाधन से है जिसका क्षेत्र और उत्पादन की मात्रा, यानी कितनी मात्रा में उत्पादन होगा, किस क्षेत्र में उत्पादन होगा और किस चीज़ का उत्पादन होगा, ये हमें अगर पता है, निश्चित है, तो हम उसको वास्तविक संसाधन या विकसित संसाधन कहते हैं। इस जैसे झारखंड में लौह अयस्क का उत्पादन, लौह अयस्क का उत्पादन ये वास्तविक या विकसित संसाधन का उदाहरण है। उसी तरह से हम संभाव्य संसाधन उसको कहते हैं जिसके विषय में हमें ज्ञान नहीं है कि कितनी मात्रा में पाया जाता है, इसका उपयोग कैसे होगा। तो भविष्य में इसके उपयोग की संभावना बन सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि लद्दाख क्षेत्र जो भारत का है, भारत के उत्तर में एक क्षेत्र है लद्दाख क्षेत्र, वहाँ पे ये माना जाता है कि यूरेनियम के बहुत सारे भंडार हैं, लेकिन अभी उसका पूर्ण निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं संभाव्य संसाधन। लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम के लिए हम संभाव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि लद्दाख क्षेत्र का यूरेनियम उत्पादन, यानी हमने देखा कि विकास और उपयोग के आधार पर हमने प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा। पहला हमने बांटा वास्तविक संसाधन, दूसरा हमने इसका वर्गीकरण किया संभाव्य संसाधन के रूप में। अब हम दूसरे तरह से इसको बांट के देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जब ये हम संसाधन किस
जगह से उत्पन्न हुआ या किस स्थिति से इसकी प्राप्ति मनुष्य को होती है, तो हम उसको कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर। जैसे इनको हम दो भागों में बांटते हैं, अजैव और जैव। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में जिसमें जीवों का अंश नहीं है, जैसे मिट्टी, मृदा, जल और वायु अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। जैव संसाधन के उदाहरण हैं पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। ये उदाहरण हैं जैव संसाधन के, यानी जिनमें जीवन का अंश हमें दिखाई देता है वे जैव संसाधन हैं, और जिनमें जीवन का अंश नहीं है वे अजैव संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तीसरा हम जो डिवीज़न पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे कि हम प्राकृतिक संसाधनों को किन आधारों पर बांटते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं व्यापक स्तर पर, यानी विस्तृत स्तर पर। एक बड़े रूप में जब हम इनका डिवीज़न देखते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं, तो ये दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय से तात्पर्य है कि जिनका हम कुछ समय में फिर से उत्पादन कर सकते हैं, जो व्यापक मात्रा में पाए जाते हैं, जो समाप्त होने वाले नहीं हैं, यानी मानव जीवन में उनकी पुनः उत्पत्ति संभव है, उनको हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। इसमें हम नवीकरणीय संसाधनों में जल को भी लेते हैं, मृदा को भी लेते हैं, लेकिन ये जो संसाधन हैं अब आने वाले समय में पूर्ण रूप से समाप्त प्राय नहीं होंगे, ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि जल को लेके, जल के वितरण को लेके बहुत सारे विवाद हैं और बहुत सारी कमियां नज़र आने लगी हैं। तो हम मुख्य रूप से मान सकते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनको हम पुनः उत्पन्न करने में हमें बहुत लंबा समय लगेगा। जो एक बार समाप्त हो जाएंगे तो पुनः उत्पन्न होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। मानव जीवन में उनका पुनः उत्पन्न होना संभव नहीं है, जो सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं, और एक बार समाप्त होने के बाद वह पुनः उत्पन्न होंगे ऐसी संभावना बहुत कम है। तो ऐसे संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और इस संसाधन को हम कहते हैं अनवीकरणीय। जैसे लोहा, या हम कह सकते हैं लौह अयस्क, कोयला आदि। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधनों को हम किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो हमने 3 आधार लिया। पहला विकास और उपयोग के आधार पर, जिसमें हमने पढ़ा कि वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। फिर हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, तो हमने वहाँ देखा अजैव संसाधन और जैव संसाधन। फिर हमने व्यापक स्तर पर या विस्तृत स्तर पर जब देखा तो हमने देखा नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। बेटे आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहिए और बताई गई बातों को ध्यान से नोटबुक्स पर लिख करके आपको डाउनलोड भी करना है स्कूल की साइट पे, ताकि हम उसको चेक कर सकें कि आपने इस काम को किया है कि नहीं, और उसकी बाकायदा आपकी नोटिंग होगी कि किस बच्चे ने ये काम किया है और किस बच्चे ने नहीं किया है। धन्यवाद।